हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग आज जो टॉपिक्स पिछले क्लास में पढ़े थे उसको लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह है आपका बैलेंस फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट्स पे ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं और उसका नेट फोर्स अगर जीरो है तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस फोर्स, और उसका नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। और याद रखिएगा एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा, तो एक्सेलरेशन केवल केवल क्या प्रोड्यूस करेगा, अनबैलेंस फोर्स। तो क्या लिखना था जल्दी बता दो कि अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये न्यूटन और डाइन में कन्वर्जन है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10 पावर 5 डाइन। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब अभी कोई काम का नहीं है। हाँ, सबसे पहले आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन, देखो कई लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन होता है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रोकता है। ये गलत फहमी बेटा, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है। हम जो चलते हैं ना, जानते हो किसकी वजह से चलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही चलते हैं। तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना। ये एक अपोजिंग फोर्स है दैट अपोज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव, ये आपके मोशन को अपोज नहीं करता है। किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। नोट करिए, लिखिए फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज एन opposing force that opposes relative motion। ठीक है, मैंने कहा कि ये टेबल है और इस टेबल पर बुक रखा है और चुपचाप रखा है। बताओ क्या इसमें कोई मोशन दिख रहा है अभी? जब कोई मोशन है ही नहीं इसमें, मतलब इसमें मोशन होगा ही नहीं, है ना। या कोई फोर्स दिख रहा है जो इसको मोशन कराएगा? नहीं कराएगा ना। तो यहां पर कोई फ्रिक्शन भी, जब इसमें टेंडेंसी होगी मोशन की, मतलब चलने वाला होगा, है ना, तब वहां पर फ्रिक्शन आएगा। अब बुक केप्ट ऑन द टेबल, क्या फ्रिक्शन होगा? लिख लो, फ्रिक्शन यहां पर स्मॉल एफ से लिखेंगे और एफ की वैल्यू क्या बोलेंगे, जीरो। फिलहाल के लिए हम लोग मानेंगे कि जिधर, चूंकि आप जब 11th क्लास में जाओगे तब आपको रिलेटिव मोशन का मतलब समझ में आएगा, है ना, तो आपको फ्रिक्शन लगाने में आसानी होगी। लेकिन 9th क्लास तक आप ये मानो कि अगर मोशन इधर है तो उसके अपोजिट में हमारा फ्रिक्शन लगेगा। गाड़ी आगे चल रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, है ना। इतना समझिए, क्योंकि वॉकिंग वाला हम कॉन्सेप्ट अभी नहीं कराएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट। हो गया बेटा, चलिए भाई अब आगे आते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है कि फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं भाई साहब। फ्रिक्शन आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। फर्स्ट होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो सेकंड होता है वो होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपको देख के क्लियर हो गया होगा कि कौन स्टैटिक होता है कौन काइनेटिक होता है। जब ऑब्जेक्ट रुका होगा, सर आपने तो कहा रुका हुआ तो फ्रिक्शन जीरो, नहीं नहीं, मैं कोई फोर्स लगा के चलाने की कोशिश कर रहा हूं, उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? और जब वो चलने लगेगा तो उसको कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? तो जब ये रेस्ट में रहेगा तब इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक। और जब ये मोशन में रहेगा ऑब्जेक्ट तो उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। भाई साहब, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है भाई साहब। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, चेंज। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी जो कौन सी वैल्यू होती है, हाँ भाई साहब, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलो कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग। सोचो एक बड़ा सा स्टोन रखा है, बड़ा सा क्या रखा बोलो, स्टोन। देखिए बेटा मैं बता रहा हूं कि मेरे ख्याल से इसको कॉपी करते हैं।
है ना, कॉपी कर लिया भैया, हो गया। इस पार्ट को कर देते हैं गायब, इसको अलग से पढ़ें, इसको भी गायब कर देते हैं और इसको रखते हैं किनारे साइड। चलो भैया, बहुत ज्यादा किनारे चला गया चलिए, मैंने क्या कहा, एक बड़ा सा स्टोन रखा है सर, मैंने इस पे इधर फोर्स लगाया 1 न्यूटन, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चला, एक काम करते हैं, कई रख देते हैं इसे, है ना, ताकि मुझे करने में, डायग्राम बनाने में आसानी रहे। 3 ले लेते हैं, 4 ले लें, 4 ले लें। आइए, इस पे लगाया मैंने 1 न्यूटन, कितने न्यूटन, ये नहीं चला। अब इस पे टेंडेंसी है चलने की, टेंडेंसी है चलने की, है ना, तो भाई 1 न्यूटन लग गया, चलना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शन कहेगा भैया रुक जा, नहीं चल रहा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, भाई ये क्यों नहीं चला, सोच के देखो, ये क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि इसको कोई ना कोई उल्टे डायरेक्शन फोर्स लगा के इसको कैंसिल कर रहा होगा। अब वो कौन है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, 1 न्यूटन। जल्दी बताओ तो कितने न्यूटन, बताओ, अगर मैं इस पे कितना फोर्स लगा रहा हूं, 1 न्यूटन, तो ये भी कितना लगा रहा है, और अगर मैं इस पे लगा रहा हूं 2 न्यूटन, कितना न्यूटन, नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये भी कितना लगा रहा है, 3 न्यूटन, कितना न्यूटन, हाँ सॉरी 2 न्यूटन। इसका मतलब आपको तो क्लियर होगा, सेल्फ एडजस्टिंग, मैं जितना लगा रहा हूं ये बॉडी नहीं चल रही है, इसका क्या मतलब है, वो भी उल्टे डायरेक्शन में इतना लगा रहा है। अगर मैंने इस पे 3 न्यूटन लगाया, नहीं चल रहा है, बोलो बोलो, 3 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा। अगर मैंने 4 न्यूटन लगाया, नहीं चल रहा, बोलो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग गया, देखिए 4 से जो ही ज्यादा कर रहा हूं मैं, 4 से जो ही ज्यादा चल जा रही गाड़ी, तो इसका मतलब ये 4 न्यूटन था ना, वो उस स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी, तो वो वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, बोलो कौन सा फ्रिक्शन, बात क्लियर है। अगर बॉडी नहीं चल रही है तो जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ही क्या लगेगा, फ्रिक्शन। लेकिन एक ऐसा फोर्स लगाया कि उस पर तो कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जब मैं लगा रहा हूं तो बॉडी चलने लग रही है, तो उस समय फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, है ना। अब बताओ, हाँ हाँ, तो वही तो है ना, वही इनर्शिया क्या है, अपोजिट तो कर रहा है, क्यों अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन मास पे, हाँ उसका फॉर्मूला है, अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसमें फॉर्मूला होता है हमारे पास, जानते हो, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लेकिन मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, है ना। और बाकी, अच्छा मैंने मान लो लिमिटिंग लगा दिया, मान लो किसी फॉर्मूले से मैंने लिमिटिंग निकाल लिया 10 न्यूटन, कितने न्यूटन, अब तुम्हें समझ में आ गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, 10। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो ये भी कितना लगाएगा, 2। इधर मैं 4 लगाऊंगा तो ये भी कितना लगाएगा, 4। अगर मैं 8 लगाऊं तो इधर क्या लगाएगा, 8। अगर मैं 10 लगाऊं तो इधर क्या लगाएगा, लेकिन जो ही मैं 11 लगाऊंगा ये ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो एक फोर्स निकालने, ये जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अभी 9th क्लास में इस लेवल पर नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैंने फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ा, एक समय ऐसा आएगा कि उस फोर्स से अगर ज्यादा वैल्यू लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नोट करिए, मैक्सिमम लिखिए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन is called kinetic friction. Limiting friction, sorry, limiting। ये सब समझना चाहिए आप लोगों को। बॉडी रुका हुआ है, फ्रिक्शन स्टैटिक, एक मैक्सिमम तक पहुंच गए, उससे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, तो कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग। डन है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट चलने लगा तो, ऑब्जेक्ट चलने लगा तो इसी कॉपी करते हैं उठा के ऐसे, और इसको ले आते नीचे, और ठीक है, ये हो गया, और इसको कर देते डिलीट। बताइए, जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, किसका ग्राफ, नहीं देखो बेटा, फोर्स का और फ्रिक्शन का, फोर्स का और बोलो किसका,
तो ये ग्राफ है, ये है आपका, बोलो क्या सर, फ्रिक्शन, और ये बोलो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। सर मेरा अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, 0। मैंने फोर्स 1 न्यूटन किया, ये भी क्या होगा, 1 न्यूटन। 10 न्यूटन किया तो एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या इसका ग्राफ ये कुछ ऐसा लीनियर नहीं बनेगा, बोल दो भाई, इसका ग्राफ क्या बनेगा, क्यों लीनियर बनेगा। सो अगर फोर्स 1 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी, अगर फोर्स 2 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी, और कब तक, मैक्सिमम वैल्यू तक। बोलो, इसको मुझे सॉलिड बना देना चाहिए, क्या बना देना चाहिए, सॉलिड। कौन सा वैल्यू तक, मैक्सिमम। कौन सा वैल्यू तक, तो ये देखिए आपका एफ एक्सटर्नल है, और ये आपका क्या हो गया, ये एफ मैक्स हो गया। ये इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सर जानते हैं इसके आगे फोर्स लगाऊंगा तो आगे गाड़ी चलने लगेगी, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है, लेकिन पता है आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम होती है। आपको सोचो, साइकिल रुकी है तो चलाने में दिक्कत होती है, कि चल रही तो चलाने में दिक्कत होती है, रुकी होती है। तो चलते हुए चीज को चलाना ही आसान, रुके हुई चीज को चलाना ही क्या है, इस मुश्किल। मतलब वहां पर फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा, और चलते हुए चीज को चलाना क्या है, आसान। मतलब वहां पर फ्रिक्शन बोल क्या है, कम। तो देखो वो ऐसे उसका फॉल होता है ग्राफ, और ये ऐसे कांस्टेंट। तो ये आपका ग्राफ बहुत बेहतरीन ग्राफ है। ये कौन सा फ्रिक्शन है आपका, भाई साहब किससे लिख रहा हूं मैं, ये हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये ग्राफ किस चीज का है, काइनेटिक। नोट कर लीजिए, इसको बोलेंगे कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। डन है। और गाड़ी जब रोल कर रही होगी, गाड़ी जब क्या कर रही होगी, रोल कर रही होगी, तो उसका फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ एक चीज ध्यान रखो, तुमको एक चीज मैं समझा सकता हूं, कि जैसे ऑब्जेक्ट का ये देखो, नीचे क्या लग रहा है इसका, mg, तो क्या लग रहा है, ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल, क्या लगता है ना। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, मतलब n किसके बराबर है, mg, n किसके बराबर है। अच्छा एक चीज अगर मैं बोल दूं, फ्रिक्शन नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका क्या मतलब है, जितना ज्यादा नॉर्मल उतना ज्यादा फ्रिक्शन। और नॉर्मल किस पर डिपेंड करता है, mg, वेट। मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा नॉर्मल, उतना ज्यादा फ्रिक्शन। तो आप देखते हो ना, हैवी बॉडी में ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, और हल्के बॉडी में फ्रिक्शन क्या लगता है, कम लगता है। ये क्लियर है, समझा दूंगा। इसमें देखो, ये हो गया फ्रिक्शन में कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद एक और इस पे फ्रिक्शन होता है, यही साथ बता दे रहा हूं, कौन सा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। जब आप गाड़ी का पहिया रोल करता है, भैया देखोगे ना, ये पहिया जब ऐसे क्या करता है, रोल करता है, तो उसमें भी एक फ्रिक्शन लगता है, उसका नाम क्या बोलो, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रोल करेगी, तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसमें क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। लिखो बेटा, इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स, इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स when one body roll over another body, when one body roll over another body, when one body roll over another body। हो गया। अच्छा अब देखिए ध्यान से, आपने देखा होगा कुछ फोर्सेस, अगर किसी चीज को धक्का मारना मुझे, तो क्या मैं खड़ा होकर धक्का मार सकता हूं, मुझे उसके लिए कांटेक्ट लगाना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, कांटेक्ट फोर्स। अच्छा मैग्नेट भी आयरन पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, मैग्नेट भी आयरन पर क्या लगाता है, क्या वहां कांटेक्ट की जरूरत होती है क्या, नहीं। तो फोर्स मैं किसी पर अप्लाई कर सकता हूं दो तरीके से, बाई कांटेक्ट, तो जो फोर्स कांटेक्ट लगा के हम करते हैं उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, और जो क्या करते हैं बिना कांटेक्ट लगाए उसको बोलते हैं फील्ड फोर्स। जैसे अर्थ किसी प्लेनेट को या सन किसी प्लेनेट को अट्रैक्ट करता है, तो क्यों करता है, कांटेक्ट करके करता है क्या, कि भाई अर्थ आजा, नहीं ना। तो होता क्या है, मेन चीज होता क्या है, ये जो आपका सन है,
इस प्लेनेट को अट्रैक्ट कैसे करता है? तो ये सन अपने चारों ओर फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? और उस फील्ड में कोई भी आ जाएगा तो सन उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसलिए इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फील्ड फोर्स। कौन सा फोर्स? फील्ड फोर्स। नोट करिए, देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट। लिखिए भैया, फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स। पता है क्या कांटेक्ट रिक्वायर्ड है इसमें? कांटेक्ट रिक्वायर्ड है इसमें? नहीं है। लिख लो कांटेक्ट नॉट रिक्वायर्ड। पहले क्या लिखे? फील्ड फोर्स ना। पहले क्या लिखना बताओ? फील्ड फोर्स। तो बोलो क्या रिक्वायर्ड है? कांटेक्ट। तो क्या बोले? कांटेक्ट नॉट रिक्वायर्ड, कांटेक्ट नॉट रिक्वायर्ड। आप बताओ, अर्थ या सन किसी प्लेनेट को अट्रैक्ट करता है, क्या कांटेक्ट करता है? क्या नहीं, फील्ड बनाता है। उसी प्रकार से आगे चल के पता चलेगा एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट या रिपल करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कैसा है? फील्ड फोर्स लगाता है। एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो फील्ड फोर्स में। एग्जांपल लिखिए फील्ड फोर्स में। पहला फोर्स क्या है? बोलो कांटेक्ट रिक्वायर्ड की कांटेक्ट नॉट रिक्वायर्ड? बोलो कांटेक्ट नॉट रिक्वायर्ड भाई साहब, कांटेक्ट नॉट रिक्वायर्ड। एग्जांपल बोल लो, एग्जांपल बोले भाई, बोलो। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बात है। दूसरा बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? हाँ, सेकंड चीज लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बात है भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, बस उसमें मैग्नेटिक लग गया बस, है ना, मतलब मैग्नेट भी उसी में आ गया। ठीक है, ओके भाई साहब। चलिए अगला लिखिए कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स लिखेंगे? कांटेक्ट फोर्स। ये फील्ड फोर्स। अगला लिखिए बेटा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट भैया इसमें क्या रिक्वायर्ड है? कांटेक्ट रिक्वायर्ड है, तो कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड। लिख लो कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड, कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड। हो गया। चलिए पहला लिखिए टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स में पहला फोर्स है नॉर्मल फोर्स। पहला फोर्स कौन सा है? नॉर्मल फोर्स। ठीक है भैया, नॉर्मल फोर्स। पढ़ते हैं इसको अलग अलग से। नॉर्मल क्लियर है? अच्छा, ये लगता क्यों है? ये लगता क्यों है भैया? इधर देखो, हेलो, इधर देखो, ये एक ब्लॉक रखा है। ये क्या रखा है? अच्छा, ब्लॉक के निचले सतह पे क्या होगा? ये ऐसे मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा? बोलो, बोल भाई, मॉलिक्यूल है कि नहीं मॉलिक्यूल है ना? तो यहां भी मॉलिक्यूल है, यहां भी मॉलिक्यूल है, यहां भी मॉलिक्यूल है, यहां भी मॉलिक्यूल है, यहां भी मॉलिक्यूल है। क्या ऐसे नीचे भी है क्या? बोलो, ऐसे तो नीचे भी तो हैं, ऐसे नीचे भी तो हैं भाई। सभी क्या है? मॉलिक्यूल बोलो, एटम बोल दो भाई। कहां चला गया भाई, गुस्सा हो गया। तो ये पॉजिटिव आयंस हैं। ये कौन से आयंस हैं? देख, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव वाला, ये वाला पॉजिटिव इसको धक्का मारेगा, और ये नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर धक्का मारेगा। ये ऊपर वाला नीचे को धक्का मारेगा, नीचे वाला ऊपर को, ऊपर वाला नीचे को, नीचे वाला। भैया देखते चलिए ऐसे, तो क्या लग रहा है ऐसे? तो बड़ा छोटा बन गया, देख लीजिएगा, है ना? क्या बराबर ही कर दो भाई साहब, अच्छा लगे देखने में ना। ये हुई बात। चलो अब देखो, तो क्या हो रहा है? ये जो ही रख रहा हूं ऑब्जेक्ट, तो ये जो एटम है, एटम है, एटम में जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, वो इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है।
तो अगर ये ना होता, अगर मैं भी तो धक्का मार रहा हूं, देखो कोई भी फोर्स सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स आपका सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, कोई भी फोर्स भाई साहब, कोई भी फोर्स सिंगल एग्जिस्ट। तो इसका मतलब जानते हो, ये मैं भी इसको नीचे ऐसे प्रेस करता हूं और ये भी इसको किधर प्रेस करता है, ऊपर प्रेस करता है, तो यही कहलाता है नॉर्मल। क्या कहलाता है? और कॉन्टेक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, कॉन्टेक्ट सरफेस को हमेशा क्या लगता है? क्लियर है? बोलो भाई साहब। हाँ तो नीचे भी नॉर्मल, बता तो रहा हूं कि नॉर्मल नीचे भी लगेगा, मतलब कभी भी देखो अकेला आएगा ही नहीं आएगा। अगर मैं बोल रहा हूं ना, ये ऑब्जेक्ट ऊपर चल रहा था, ये ऑब्जेक्ट कहां चल रहा था? इधर, तो इसमें फ्रिक्शन कहां लग रहा है? पीछे, तो यही फ्रिक्शन इस पर भी लगेगा उल्टे डायरेक्शन में, है ना। तो अगर एक्शन है तो पक्का क्या होगा? अपोजिट रिएक्शन। तो बताओ ये क्या है आपका? एक्शन, तो ये क्या है? है ना। एक चीज बता दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से, थोड़ी बड़ी बात है लेकिन फिर भी सुन लो। इसको बोलते हैं नॉर्मल, भाई साहब क्या बोलते हैं इसको? इधर पीछे क्या लग रहा है? इसका फ्रिक्शन क्या लग रहा है? और पता है इसी का जो रिजल्टेंट होगा ना, उसी को बोलेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्ट फोर्स। व्हाट इज कॉन्टेक्ट फोर्स? कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा? आपको बस लर्न करना है इसको। व्हाट इज कॉन्टेक्ट फोर्स? नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसी क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स। फिर से बोलो, फिर से बता रहा हूं, अगर किसी को कंबाइंड करने पे जो मिले उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? और किसी को तोड़ के दो पार्ट में करते हैं उसको बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? है ना। और जोड़ना उल्टा है तोड़ने के, है ना, कई चीजें एक साथ बोल दिया। अब बाइफरकेट करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या है? तो दोनों जोड़ रहे हैं, रिजल्टेंट। अगर मैं बोलूं इन दोनों का ही कंपोनेंट है, कॉन्टेक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट क्या है? नॉर्मल, और क्या है? फ्रिक्शन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसको दो पार्ट में हमने तोड़ दिया, दो पार्ट में हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया, है ना। क्लियर? फिर से बोलो, इसको हमने क्या कर दिया? दो पार्ट में तोड़ दिया। मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स को दो पार्ट में तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? फ्रिक्शन और नॉर्मल। उल्टा बोलो, और नॉर्मल और फ्रिक्शन को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कॉन्टेक्ट। तो मैं नॉर्मल बोल सकता हूं क्या है? नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स का, या मैं कॉन्टेक्ट फोर्स क्या बोल सकता हूं? नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट है। फिर से बोलो, उल्टा बोलो, उल्टा बोलो। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स का कंपोनेंट। अच्छा, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या बोल सकता है? नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स। और मैं नॉर्मल को क्या बोल सकता हूं? कॉन्टेक्ट फोर्स का कंपोनेंट। क्लियर है? चलो बोलते चलो जरा, व्हाट इज कॉन्टेक्ट फोर्स? हाँ, है ना। क्या बोले? फिर से बोलिए। नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो क्या होगा? रिजल्टेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्ट फोर्स। और बोलो, नॉर्मल किसको बोलेंगे हम लोग? द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स इज नॉर्मल, है ना। तो चलो पहले लिखते हैं हम लोग क्या? कॉन्टेक्ट फोर्स लिखते हैं। ये इसका टॉपिक नहीं बेटा, ये नोट करके ही बॉक्स में, ठीक, ये बॉक्स में है, नोट करके, ये अभी इसका काम अभी नहीं है, ये नोट करके भाई साहब। चलिए बोलो, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स बोल दो भैया, क्या बोलोगे? बोलो, द रिजल्टेंट ऑफ, द रिजल्टेंट ऑफ, द रिजल्टेंट ऑफ क्या? नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन। अब कोई बच्चा बताए, अब कोई बच्चा बताए नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होगा? जरूर बताओ। इट इज क्या? कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ क्या? कॉन्टेक्ट। इट इज कंपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। चलिए जल्दी करिए। हो गया भाई साहब? बस जानने के लिए, बस जानिए बस आप अच्छे से। अब बताओ इस पे नॉर्मल कितना लगेगा? हाँ, मतलब धक्का मारो ना, ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको कॉन्टेक्ट फोर्स के, फोर्सेस के नॉर्मल धक्का मारेंगे। मतलब ये इसको धक्का किधर मारेगा? इधर। तो ये बंदा इस पे धक्का किधर मारेगा? इधर। मतलब ये भी इसका क्या है बोलो? नॉर्मल।
और ये इसका क्या है, बना लीजिए, दोनों नॉर्मल है। बेटा हो गया, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसानी से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। आपको पता होना चाहिए कि देखो नॉर्मल अगर नहीं भी जानोगे क्या है फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए आप लोग ये है क्या नॉर्मल। ये भैया क्या हो गया, ये तो तिरछा हो गया ऐसा, बेटा कभी नहीं लिख सकता। कॉन्टेक्ट फोर्स में एग्जांपल लिख लेना, करा तो रहा हूं ना, लिख लो कॉन्टेक्ट फोर्स में, लिख लो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लिख लो, नॉर्मल लिख लो, टेंशन लिख लो, फ्रिक्शन लिख लो, नॉर्मल लिख लो, टेंशन लिख लो, स्प्रिंग फोर्स लिख लो, क्या लिख लो, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है भैया, चलो इस ब्लॉक पे अब एक बच्चे को बनाते भाई साहब, है ना। भाई इस बंदे ने इसको धक्का मारा पीछे, आगे क्या होगा। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इस ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स हैं, इस पर फोर्स किधर लगाएंगे, पीछे, तो ये किधर लगाएगा इस पे, क्लियर है, जल्दी करो। चलो एक बहुत ही टफ पार्ट करा रहा हूं, देखता हूं क्या हो सकता है। ये एक ब्लॉक था और यहां पर एक स्फीयर है, क्या है, इस कोने पे है, ऐसे टच में है। भाई भाई कहां गए, क्या हो गया इस तरफ, अब टच है। अब बताओ कि ये इस पर नॉर्मल किधर लगाएगा, परपेंडिकुलर, और जो कि सेंटर जाएगा, हमेशा किसे जाएगा, है ना। ये टफेस्ट है थोड़ा सा, ये आप लोग के लेवल से भी ऊंचा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं आपको करा दूं। हमेशा देखो इससे टच होकर ऐसे जाएगा, देख रहा आपको, एकदम सेंटर से किसे जाएगा, ठीक, हाँ, इलेक्स पर टेंजेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उतना बहुत जरूरी है, जितना मैक्स टू मैक्स मैंने करा दिया, मैक्स टू मैक्स मैंने करा दिया। देखो नॉर्मल ऑलवेज एक्ट, नॉर्मल ऑलवेज एक्ट, ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू कॉमन सरफेस, नॉर्मल टू कॉमन सरफेस, नॉर्मल टू बता दो, कॉमन सरफेस, हो गया, नॉर्मल टू कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक। अच्छा बता आप लोगों, जो स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग, भैया स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में टेंशन होता है, बोलो क्या होता है भैया, स्ट्रिंग में क्या होता है, ठीक। अब है क्या बेटा कि अगर मैं इसको पकड़ के इधर खींच रहा हूं, इधर, और यहां पर एक लगा दिया मैंने ब्लॉक, क्या लगा दिया, भैया रस्सी क्या हो जाएगी, तन जाएगी, क्या हो जाएगी, तन जाएगी, उसमें टेंशन आ जाएगा, क्या जाएगा, टेंशन हमेशा रस्सी की तरफ ऑब्जेक्ट से दूर होता है, क्या होता है फिर से बोलो, रस्सी के अलोंग, रस्सी के अलोंग और ऑब्जेक्ट से दूर होता है, वो तो यहां पर टेंशन आएगा ना, तो क्या होगा, इसी के अलोंग होगा, वो तो क्या इधर लगेगा कि इधर लगेगा, ऑब्जेक्ट से दूर लगेगा, ये टेंशन होगी, क्या हो गया। चलो एक काम करते हैं, इसी को डायग्राम लेते हैं दोबारा, इसी को डायग्राम लेते हैं और लगा देते हैं भाई दो ब्लॉक, क्या लगा देते हैं, दो ब्लॉक, लो भैया। अब यहां पर टेंशन क्या लगेगा,
यार इसी ब्लॉक पे लगेगा कि दोनों ब्लॉक पे लगेगा? बोलो इस पे टेंशन कैसे लगेगा, उस पे टेंशन कैसे लगेगा? इस पे इधर लगेगा। अगर एक स्ट्रिंग है, अगर देखो मासलेस स्ट्रिंग है, क्या है? मासलेस स्ट्रिंग। अगर मैं इसको T1 बोल दूं, इसको क्या बोल दूं? अगर मासलेस स्ट्रिंग है, इफ मासलेस स्ट्रिंग, देन क्या हो जाएगा? T1 बराबर, हम मासिव वाला अपने सिलेबस में है ना। अब सुनो ध्यान से, जो कराऊंगा समझिएगा। ऐसे ले लिया, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, और बोलो ये आजा, लाइन में आजा, हो गया। अब इसको रस्सी ले लेता हूं मैं, ऐसे एक जगह यहां, एक जगह यहां, ऐसे टच कराते, फिर बस भैया बस, आंसू आ जाएंगे हमारे भाई, है ना। हो गया इस तरह। बहुत काम की चीज है, बस समझ गए तो बहुत अच्छी बात। तो हो गया इस तरह। अब बताइए नीचे क्या लगा? ये तीन ब्लॉक है, M1 है, और बोलो क्या है? M2 है, और बोलो क्या है? तो इस पर तो हमेशा नीचे फोर्स क्या लगेगा? M3G लगेगा। अब इस पर टेंशन T1 लगना है, बताओ कैसे लगाओगे T1 इस पे? देखो इस पे M1G लगेगा, M2G, M3G लगेगा। इस पे कितना लगेगा? M2G। इस पे क्या लगेगा? M1G। इसमें T1 होगा। मैंने कहा एक स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगा। ये स्ट्रिंग बदल गई है ना, तो ये टेंशन क्या रहेगा इस पे? T2। ये भी स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन कितना हो जाएगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे इस वाले का टेंशन? तो T1 इधर, T1 इधर, इसका बोलो सर T2 इधर, और T2 इधर, बोलो T3 इधर, और T3। क्लियर है? हाँ, समझ गया ना। वो बढ़िया बड़ा क्वेश्चन है 11th क्लास का। आप अगर 11th क्लास का बुक लाइएगा, मैं दिखा दूंगा करा के। आपने जो समझ लिया ना, अब देखो सिस्टम वाला काम तुम्हारे पास आगे कि नहीं आ गया। ये चीजें बस छोटी छोटी बातें हमें अगर अप्लाई करना आ गया ना, तो कुछ नहीं होता, बहुत आसान होती फिजिक्स, है ना। क्लियर है? तो ये बात तो क्लियर हो नहीं क्लियर हो गई? अगर मैं ऐसे रस्सी रख दूं, ऐसे रख दूं मैं, क्या इसमें कोई टेंशन आएगा? नहीं आएगा। जब तक ये क्या नहीं होगी, खींचेंगे नहीं इसमें, टाइट नहीं करेंगे, तब तक इस पर कोई भी, ये इसमें होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। ये कौन सा नेचर होता है? नोट कर लीजिए। देखिए टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये कब भैया, ये कब अराइज होगा? ये कब अराइज होगा? जब हम इसको पुल करेंगे। क्या करेंगे? देखो, इट अराइजेस, इट अराइजेस, इट अराइजेस when when string is pulled, string is pulled। जब खींचा जाएगा तब इस पर क्या आने वाला बताइए भैया? जब खींचा जाएगा तब इस पर क्या आने वाला है? टेंशन आने वाला। ठीक। अब चौथा फोर्स है कांटेक्ट में फ्रिक्शनल फोर्स, जो भी पढ़ चुके हम लोग। देख लीजिए, फोर्थ कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया आपका? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि अभी हम पढ़ चुके। ठीक है, हो गया भाई साहब? डन करें? अगला लिख भैया, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी, बोलो, डायग्राम। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम लोग? FBD। FB। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक बॉडी को अलग रख दो, एक बॉडी क्या रख दो? अब पता, सब फोर्सेस जितने लग रहे हैं लिख दो, जितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पे क्या कर दो? लिख दो। सब कुछ दूर दूर मत जाओ, यहीं पर जाओ, यहीं पर जाओ। ये M3 ब्लॉक है भाई साहब। ये कौन सा ब्लॉक है? M3 ब्लॉक है भाई साहब। ये लो, ये बढ़िया सा मुन्ना हो गया, ये M3 ब्लॉक। अब जल्दी बताओ, ये M3 ब्लॉक हो गया, क्या बताएंगे इसके बारे में? इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? जितने फोर्स लग रहे हैं M3 पे लिखो। तो इस पे एक फोर्स क्या लग रहा है? M3G। और बोलो
इस पे एक फोर्स ऊपर क्या लग रहा है, T1। तो इस ब्लॉक पर और कोई फोर्स लग रहा है क्या? तो अगर मैं ब्लॉक को अलग करके सारे फोर्सेस क्या कर दूं, मैं मेंशन कर दूं किसी बॉडी पर, है ना, उसको बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को अलग करके जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो मेंशन कर दो, वही क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। चलो बोलो M2 में, मैंने सुनना चाहता हूं आप लोगों से कि M2 पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, जल्दी करिए, बोलो फिर से। M2G लग रहा है, और बोलो ये T1 नहीं लग रहा क्या, बोलो ना। तो T1 लगेगा और ऊपर T2 भी, जल्दी करो। M1 पर बोलो, M1 पर क्या लगेगा, पहले बोलो नीचे क्या लगेगा, M1G, और बोलो, और बोलिए, और बोलिए, T2 लगे ना, नीचे T2 लगा ले भाई। और बताओ और क्या लग रहा है, ऊपर क्या लगने वाला है, T3। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। देखिए आगे कि नहीं आ गया, इसको बोलता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत टफ मानते क्या है भाई, बहुत आसान नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं भाई साहब, और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं। इसी ब्लॉक पे आओ, इसी ब्लॉक पे आओ, इस ब्लॉक को यहां उठा लो। इसी डायग्राम को मैं दो डायग्राम में समझाऊंगा, है ना, ताकि मजा आ जाए भाई साहब, तुम्हें अच्छा लगे। ये ऐसे उठा ले, इसको उठा ले, एक डायग्राम और ले ले, क्या, हाँ ले ले एक और डायग्राम, और इस पे आ जाते हैं और इसको हटा देते हैं भाई साहब, ठीक है। अब जल्दी बताओ कि अभी ये सरफेस स्मूथ है, इफ बोलते भाई सरफेसेस, इफ सरफेसेस स्मूथ। अब इसका क्या मतलब है, अब इसी डायग्राम को मैं उठा के लाऊं, इसी डायग्राम को उठा के लाऊं, बोलो इस पे तो एक फोर्स तो दिख रहा है ना, ये कौन सा फोर्स है, इस पे नॉर्मल है। और देखो कोई फोर्स और लग रहा है इसका, अरे भैया देख ना, इसका मास m है, क्या नीचे भी तो लगेगा mg, नीचे भी तो लगेगा क्या, m, है ना। अच्छा अगर इफ सरफेस इज रफ, इफ, हाँ, इफ सरफेस इज रफ, सरफेस इज, बोलते भाया रफ, तब ये गिरना कहां चाहेगा, ये नीचे। देखो पिछली बार भी गिरना कहां चाह रहा था, नीचे, लेकिन स्मूथ था तो कोई फ्रिक्शन नहीं था। अब बोलो यहां पर क्या है आपका, रफ, गिरेगा तो इस पर एक क्या लगेगा, पीछे के डायरेक्शन में क्या लगेगा भाई, फ्रिक्शन लगेगा। चलो भाई तुम आ जाओ, अब तुम्हारे पास तीन फोर्स लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, फोर्स नंबर 1 बोलो नॉर्मल, फोर्स नंबर 2 mg, फोर्स नंबर 3 फ्रिक्शन। तो बोलो पहला नॉर्मल, दूसरा mg, तीसरा, क्या मेरी बात है क्लियर है, बोलो भाई साहब, हो गया, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। इसलिए तो ये यही तो mg, तो इस पर उसको गिराना, नीचे गिरा रहा है mg का। फिर वही बात है, मैं एक टॉपिक से हटने की कोशिश कर, कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट, कंपोनेंट में कभी सिखाया तुम लोगों को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट सिखाया तुम लोग, ध्यान नहीं दिया, सिखाया मैंने, सिखाया सिखाया, पिछले क्लास में चेक करना उठा के, है ना। mg का एक कंपोनेंट उसको नीचे गिराएगा, ठीक, उसको करने का मतलब है आपको कंफ्यूज करना। देखो ऑब्जेक्ट को साइड करके, ऑब्जेक्ट को साइड करके, साइड करके, अब ऐसा नहीं कि उसे उठा लाना, मतलब उस फिगर को ले आएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को साइड करके सारे फोर्सेस को मेंशन करना, सारे फोर्सेस को मेंशन करना, मतलब सारे फोर्सेस को मेंशन करना, मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है भाई, बोल दो, चलिए आइए अब आते थोड़ा आगे, क्या बात है, अरे भाई 1920 तक चल दिया, हो गया भाई साहब फ्री बॉडी डायग्राम। तो भैया अब हेडिंग लिखा है बड़ा सा, कुछ तो करना पड़ेगा ना इसके बारे में, एग्जांपल एग्जांपल देना पड़ेगा यहाँ पर। तो रोक दो, बुक केप्ट ऑन द टेबल, क्या है, अ बुक, अ बुक की द बुक रखना भैया,
चलो बुक को हम लोग जानते पहले से ही। द बुक केप्ट ऑन टेबल, द बुक केप्ट ऑन कहा, टेबल, ठीक। बुक केप्ट ऑन, मतलब इस पे नीचे क्या लग रहा होता है, mg, ऊपर क्या लग रहा होता है, नॉर्मल, ठीक है। तो इसी को अगर मैं अलग करके लिख दूं, बात ही वही है बस, और कुछ है नहीं इसमें। नीचे क्या लगना बोलो, mg, ऊपर क्या लग रहा है, ये हो गया भाई साहब mg, और ये क्या हो गया, डन कर लीजिए। यही कौन सा डायग्राम है आपका, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अगर बॉडी नहीं चल रहा ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर अगला वाला फोर्स बराबर, अगर बॉडी चल रहा तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेल हो जाएगा। नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू, बेटा अभी मैंने चलाया उसको, इधर इधर कोई फोर्स लगाया, तो टेबल बनाओ ना, मैं टेबल पे थोड़ा बना रहा हूँ डायग्राम, तो टेबल बना लो। तो अगर मैं टेबल को अलग करूंगा, टेबल क्या करूंगा बताओ, तो बताओ, ये भी तो नॉर्मल से धक्का नीचे मारा होगा, बोलो भैया, नॉर्मल इधर। और सुन लो, अगर मैं इसको खींच रहा हूं mg से इधर, तो ये भी ब्लॉक मुझे किधर खींचेगा, mg से। मतलब एक बात क्लियर आई कि अगर अर्थ हमको mg से खींच रही है, तो हम भी अर्थ को किससे खींच रहे हैं, mg से। क्योंकि हमारा मास कम है, तो इसलिए हमारा इफेक्ट दिख जाता है, और बहुत ही हैवी है, उसकी इनर्शिया भी ज्यादा है, तो उसमें इफेक्ट नहीं दिखता। क्योंकि फोर्स दोनों में सेम लग रहा है, मैं भी उतने उस पर उतना ही फोर्स लग रहा है mg, वो भी मेरे ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है mg। क्योंकि मेरा मास कम है, इनर्शिया कम है, तो इसलिए मुझमें इफेक्ट ज्यादा जल्दी दिख जाता है, जबकि उसमें दिखता। क्लियर है। मैं कहूंगा इंटरेस्ट इसमें लीजिएगा, इसमें इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ, अब सुनिए ध्यान से इसे। ये आपका रस्सी था, स्ट्रिंग है, और इस पे लगाए क्या है, ब्लॉक, जिसका मास है m। जल्दी बोलो कि मास क्या है, आप बताओ बेटा कि इस पे नीचे क्या लगने वाला, बताओ, mg लगने वाला, ऊपर क्या लगने वाला है, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, इसका क्या मतलब है भाई, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो टी बराबर बोलो कितना हो जाए, जल्दी बोलो, टी बराबर, नेक्स्ट इस ब्लॉक को अपने हाथ से बना लो भैया, है ना, बहुत कष्ट है भाई साहब। अब इसका मास बोलो क्या हो गया, m1, इसका मास क्या हो गया, समझिएगा ध्यान से, ये मैं आप लोग के बियॉन्ड द लिमिट चल रहा हूं भाई साहब, मैं बता दे रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा जो लेवल है आपसे उससे ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक। लेकिन आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नहीं आएगा तो इग्नोर करिएगा। पहले बताओ, पहले क्या लिखोगे इस पे नीचे क्या लिखोगे आप, m1g, इस पे क्या लिखोगे, इस पे टेंशन लिख लो T1, इस पे लिख लो T2, इस पे लिख लो T1, इस पे क्या लिख लो, सुन ले भैया सुन ले, इस पे मैंने क्या लिख लिया बोलो, T1, और इस पे भी क्या लिख लिया मैंने, T1। अब बताओ इस पे T2 लिखूंगा तो क्या होगा, इस पे क्या होगा T2, और इस पे क्या होगा। अब बनाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इधर बताओ m1 है, और नीचे बोलो क्या है, m1g, और ऊपर क्या है, T1। ये ब्लॉक के ऊपर नीचे जा रहा है क्या, इसका क्या मतलब है, T1 इक्वल टू m1g, अरे बोलो, T1 बराबर कितना आ जाएगा, m1, ये सब मिटा दूंगा मैं, है लो भैया, इसको ऐसे बना दे रहा हूं। ये मास कितना हो गया m1, नीचे क्या है बोलो, m1g, ऊपर क्या लग रहा है, T1। अब बोलो, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, भैया लटका हुआ ना, ये तो बोलो क्या हो जाएगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा, m1g, T1 बराबर, इसमें आ जाओ, ये क्या हो गया, m2, बोलो m2 पे क्या क्या लग रहा है, बोलो पहली बात तो नीचे क्या लग रहा है, m2g, नीचे क्या लग रहा है T1, और T1 जो कि किसके बराबर है, m1g के, और ऊपर क्या बोलो T2, बोलो ऊपर वाला फोर्स बराबर, ऊपर वाला फोर्स कितना बताओ, T2 बराबर कितना हो जाएगा, m2g, और भी एक फोर्स है प्लस m1g,
देखो आपने T1 भी निकाल लिया और इसने, क्लियर है। तो ये सब चीजें क्या है, ये जब देखोगे आप ना कहोगे नहीं भाई ये सब तो बहुत आसान है, लेकिन आपको आना। अब मैं आपसे टेंशन पूछ ले रहा हूँ और क्लास क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास क्लोज कर रहा हूँ। ये इसका मास है 10 kg। बता दो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, बस ये तुमसे पूछेगा 9th लेवल में, पूछेगा इस स्प्रिंग में टेंशन कितना है, बताइए। एन जी मतलब एम कितना है 10, जी भी कितना है 10, ऊपर क्या लग रहा है टी, इधर भी टी। अगर इस पर डायग्राम बनाऊंगा तो ऊपर क्या लग रहा है टी, नीचे क्या लग रहा है 100। बोलो टी बराबर कितना आ जाएगा 100, क्या न्यूटन। आ गया कि नहीं आ गया भाई, बोल दो आया। ले लो भाई, फॉर इजी कैलकुलेशन हम लोग 10 लेते हैं। डन है तो बोलो।